बाबू रे, कल ये बताइए, कल अध्याय 5 पूरा खत्म हो गया था। एपी एपी में आप लोग को जितना हम टिक लगा दिए हैं सब बना के घर से लाइएगा। आज के आजे बना लीजिएगा, 10 दिन के बाद बनाइएगा तो एपी का कुछ कंसेप्ट आप भूल जाइएगा, है ना। तो इसलिए आप लोग आज ही जाके बना लीजिए घर पे जाके, है ना। आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, आधा घंटा टोटल बन जाएगा। आसान है सब, जितना दिए सब एग्जाम के लिए दिए हैं, आपके एग्जाम में बोर्ड में पूछेगा आपसे, समझ गए ना। उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए 5 खत्म हो गया आप लोग को, आज 6 पढ़ाइए दिए हैं, पढ़ा दें 6 चैप्टर है। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, अध्याय 7 स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्लास का मैथ का बुक है जिसमें चैप्टर कौन सा पढ़ना है, 7, जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति देखिए लिखा है कि अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बेसिक क्लास, यानी इसमें क्या पढ़ लेंगे हम लोग, बेसिक क्लास आज रहेगा, ठीक है। कुछ हम लोग थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम लोग मैथ्स जब सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का तो आसानी पड़ेगा थोड़ा, है ना। बस समझ रहे क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, हालांकि कुछ कुछ आप लोग 9th में पढ़े होंगे इसका, समझ गए। चलिए आप बताओ बाबू, इसे क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्स, क्या कहते हैं, एक्स डैश एक्स। इसे एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसे कहते हैं वाई वाई डैश। कोई दिक्कत इसमें है, नींद सीधा बैठ तू बाबू, ये कौन बैठने का तरीका है। देखिए जिस बिंदु पर, ठीक है, समझ बात को, इसे क्या कहते हैं वाई वाई डैश, हमेशा ऐसे लिखिएगा, एक्स डैश एक्स। इसे कहते हैं वाई अक्ष, क्या कहते हैं वाई अक्ष। इसे क्या कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहेंगे एक्स है स्पेशली एक्स अक्ष, इसे क्या कहेंगे वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन, मूल बिंदु। बात समझ आप लोग हम क्या बोल रहे हैं, यही क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब जो स्टार्टिंग बिंदु होता है उसे कहते हैं मूल बिंदु, कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु। ये क्या है, ये एक्स अक्ष का प्रारंभिक बिंदु है। इधर से आप राइट जाइए चाहे लेफ्ट जाइए, ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, लेकिन ये आपका स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग जहाँ से होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0। समझ गए। यहाँ पर आप कितना दूरी चले हैं, कुछ भी नहीं चले हैं, इसलिए मूल बिंदु का मान कितना होता है, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है क्या होता है, 0,0, क्योंकि वाई अक्ष के लिए स्टार्टिंग बिंदु वही है, एक्स अक्ष के लिए स्टार्टिंग बिंदु वही है। तो आप जानते हैं बाबू रे, सुनिए, आप जानते हैं, आप लोग पढ़ाए होंगे कि इस मान के चलिए 7 और 6 है, पहला किसका मान होता है, एक्स का मान होता है, याद रखिएगा। पहले किसका होता है, एक्स का, और दूसरा का वाई का। ऐसे आप ABCD में पढ़ते तो पहले क्या आता है, एक्स से आता है। तो उस हिसाब से आप क्रमिक हिसाब से याद रखिए कि पहले क्या होता है एक्स और दूसरा का वाई। तो आप बताइए इसमें एक्स का भी स्टार्टिंग बिंदु क्या होगा, 0, और वाई का भी कितना होगा, 0। बात समझ पा रहे हैं आप लोग हम क्या बोल रहे हैं। ये पूरा का पूरा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्तीय तल। क्या कहते हैं पूरा को, कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में हम क्या सीख रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष एक्स अक्ष। इस बिंदु का कहते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक कितना होता है, 0,0, 0,0। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है ना। चलिए, तो जब हम दो रेखाओं को एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को मिलाते हैं, काट देते हैं, तो इसमें देखिए 4 गो अथी घर बन जाता है। 4 घर बनता है कि नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं पहला घर, यानी पहला पद। ओके, इसे कहते हैं दूसरा पद, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं चौथा पद। या फिर इसे पद को कोई कहता है चतुर्थांश, कहता है ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश।
हम सिंपल लिख देंगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं हम? कोई दिक्कत इसमें? कितने घर बन गए? 4 गो, 1 2 3 4, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। अब आइए, ये जो आपका मूल बिंदु है, इधर से अगर आप राइट जाते हैं तो कौन सा चिन्ह लगता है? प्लस लगता है। इधर से अगर आप दायां जाते हैं, दायां तरफ क्या लगता है? प्लस लगता है। यानी इस पे कौन चिन्ह रहता है? प्लस रहता है। और इसका बायां आइएगा तो माइनस। चलिए, मूल बिंदु को ऊपर जाइएगा तो प्लस, मूल बिंदु के नीचे आइएगा तो कोई दिक्कत? माने इस पे कौन चिन्ह रहता है? धनात्मक, इस पे ऋणात्मक, इस पे धनात्मक, इस पे ऋणात्मक। समझ गए? अब तो शुरू से बताओ तो नहीं समझे के चाहिए ना। देखो तो बात तुम समझ में आ गई बाबू? कोई दिक्कत बा? इससे बोलते हैं कोई चीज धनात्मक होता है, ये क्या होता है? ऋणात्मक। ऊपर वाला धनात्मक, नीचे वाला समझ गए क्या बोल रहे हैं? चलिए अब आते हैं इसका। देखिए, प्रथम पद जो होता है ना, इसका कुछ ना कुछ पहचान होता है। क्या होता है? कैसे जानेंगे कि नहीं प्रथम पद है? कोई आपको निर्देशांक दे देगा, आपको देगा, बताइए कि प्रथम पद में है कि द्वितीय पद में है कि तृतीय पद में है कि चतुर्थ पद में है। हालांकि कुछ कुछ नए क्लास में बताए होंगे, है ना। देखिए, तो प्रथम पद की पहचान क्या होता है? किसी भी निर्देशांक के लिए पहला बिंदु क्या क्या होता है? एक्स होता है। आप जानते हैं पहला क्या होता है? एक्स होता है, और दूसरा वाई होता है। देखिए, प्रथम पद की जो पहचान है उसका चिन्ह क्या होता है? प्रथम पद के पहचान के लिए पहले होता है प्लस, और फिर दूसरा का भी होगा प्लस। तो प्रथम पद का पहचान क्या है? प्लस प्लस। प्रथम पद का पहचान क्या है? प्लस प्लस। सुनिए कैसे। पहले क्या होगा? प्लस, दूसरा में क्या होगा? प्लस। देखिए, पहले क्या लिखाता है? एक्स का मान, तब क्या लिखाता है? वाई का मान। बताइए, एक्स पहला पद में हम लोग हैं, कुछ में पहला पद में, तो बताइए पहला पद में एक्स का मान प्लस में है कि माइनस में होता है? देखिए कैसे में होता है? प्लस में। तो क्या लिखे हैं? प्लस। और वाई किस में होता है? पहला पद में। वाई किस में है? इस घर में एक ई है, एक ई है, हिंदू को है। तो पहले क्या लिखाता है? एक्स के वाई, एक्स, तो एक्स का चिन्ह क्या है? प्लस, और वाई का चिन्ह क्या है? प्लस। लिख दिए प्लस प्लस। तो बताइए प्रथम पद का जो चिन्ह होता है क्या होता है? प्लस प्लस। अब ये द्वितीय में पहले क्या लिखाता है? एक्स। पहले क्या लिखाता है? एक्स, और तब वाई। तो बताइए एक्स के लिए चिन्ह क्या लिखें? क्या लिखें? माइनस, क्योंकि एक्स पे क्या है? माइनस। वाई के लिए देखिए, वाई पे क्या है? प्लस है ना। एक्स पे क्या है? माइनस, वाई पे क्या है? प्लस, क्योंकि पहले एक्स तब वाई लिखाता है। समझ गए? अब आते हैं तृतीय में। पहले क्या लिखाता है? एक्स। एक्स बताइए क्या है? दोनों में कौन एक्स है? ई एक्स है। एक्स का चिन्ह क्या है? वाई कौन है? ई वाला है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। चतुर्थ में आइए, पहले क्या लिखाते? एक्स का मान लिखाता है, तो ये दोनों में एक्स कौन है? ई वाला है, इसका चिन्ह क्या है? वाई का चिन्ह क्या है? माइनस। इसमें कोई दिक्कत? याद कर लीजिएगा, प्रथम पद प्लस प्लस, प्रथम पद प्लस प्लस, पहला पद प्लस प्लस और तीसरा पद माइनस माइनस, पहला पद प्लस प्लस, तीसरा पद माइनस माइनस। ये तो याद रहेगा। पहला सेम टू सेम प्लस प्लस, तीसरा का माइनस माइनस। और हल बात दूसरा का क्या? तीसरा के, है ना। तो दूसरा का होगा माइनस प्लस। ये आदमी घबराता है कभी कभी, कभी कभी घबराता है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट अगर रहेगा आपको क्लियर ना, तो समझ पाइएगा। पहले प्लस, तब अगर ऐसे बनाने आएगा आप लोग को तो आप जानते ही हैं। बाकी डायरेक्टली याद रहना चाहिए, दिमाग पर रहना चाहिए का, कि पहला पद प्लस प्लस, दूसरा पद माइनस प्लस, तीसरा पद माइनस माइनस, चौथा पद प्लस माइनस। क्या समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा आप डायग्राम बनाएंगे तो बनाइए दीजिएगा, नहीं लिखने आएगा तो। दूसरा पद और चौथा पद में आदमी घबराता है, याद करता है तो बोलता है दूसरा पद प्लस माइनस, चौथा पद प्लस माइनस प्लस कह देता है। समझ गए? तो घबराना नहीं है इसमें, समझ गए? देखिए इस तरह से याद रखिएगा कि 2 है, ये 4 है, 2 है 4 है ना। तो 2 बड़ा कि 4 बड़ा? 4 बड़ा। प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा? तो 4 में पहले क्या होगा? प्लस, तब क्या होगा? माइनस। और 2 छोटा है तो छोटा के लिए छोटा रहेगा चिन्ह, यानी पहले माइनस रहेगा तब प्लस रहेगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, हम तो इसे याद किए हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक्स अक्ष समझ गए किसे कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? वाई अक्ष का नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। आई क्या हो गया?
क्षैतिज रेखा। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? चलिए अब देखते हैं आप कुछ पॉइंट। कोई दिक्कत है? एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? इसमें कोई दिक्कत? देखिए समझिए बात को। जो बाबू एक्स होता है ना, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को कहते हैं क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना, तो ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे और एक नाम देते हैं भुज। ऐसे क्या कहते हैं? कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। समझ गए? तो एक्स अक्ष को और क्या कहते हैं? समझ गए? बताइए। वाई अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा लिख दीजिएगा। और क्या कहते हैं? कोटि। कोटि भी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तब भूलवा। देखिए बाबू सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं? ये भुज हो गई, ये कोटि हो गया, प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, माइनस में हो गया ना यहाँ तक? बुझा आप लोग को हम क्या बता रहे हैं? बताइए, इसमें किसका मान होता है? एक्स का, ई वाई का। इससे एक और कुछ कह सकते हैं इसको? क्या कह सकते हैं? भुज। क्या कह सकते हैं? भुज। ऐसे कोटि। बात समझ में बुझा रहा ना आप लोग को? तो एग्जाम पूछता है कि 7,6 निर्देशांक बिंदु 7,6 में भुज का मान बताएं। क्या कहते हैं? भुज का मान बताएं। तो कितना होगा? 7। इसी यही क्वेश्चन कहते हैं कोटि का मान बताएं, 6। क्योंकि एक से कहते हैं कुछ भुज, अब वाई को कहते हैं कोटि। घबराइएगा नहीं, तो काम करेगा आपका। सुनिए बाबू रे, आगे बढ़े। आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब देखिए बाबू, देखते हैं हम लोग कि एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। क्या देखते हैं? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। बताइए तो, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। देखते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। समझिए, ये क्या है आपका? एक्स अक्ष है। क्या लिखे हैं? एक्स अक्ष। बात मत कीजिए बीच में। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का क्या लिखे हैं? निर्देशांक। ये क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु। बताइए, ये एक्स अक्ष है, इस पर कोई बिंदु ले लीजिए। यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, चाहे यहाँ पे पूरा एक्स अक्ष है। तो ये क्या हो गया? एक बिंदु हो गया, ले लिए एक बिंदु। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, कहीं बिंदु ले लिए, का निर्देशांक बताएं। तो अब बताइए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का आपको निर्देशांक बताना है। क्या बताना है? निर्देशांक। याद रखिएगा एक बात को हमारी। देखिए, एक्स पूछा है ना कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। आप बताइए,
एक्स अक्ष पर स्थित के लिए, अब बताइए मूल बिंदु से कुछ आगे है कि नहीं है एक्स अक्ष? जो एक्स अक्ष का जो बिंदु है मूल बिंदु से आगे है कि नहीं है? यानी कुछ यहाँ से यहाँ तक चल के गया है, कुछ ना कुछ दूरी तय किया है। आप समझ रहे हैं? यहाँ से यहाँ दूरी तय किया है, लेकिन हमको मालूम नहीं कितना तय किया, लेकिन किया जरूर है। समझ पा रहे हैं हम क्या बता रहे हैं आपको? बोल रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु, तो भाई ठीक है, यहाँ पर बिंदु ले लिए, इसका हमको क्या बताना है? निर्देशांक बताना है। तो भाई मेरे ये बताइए पहले हमको कि जब मूल बिंदु यहाँ है और एक्स का बिंदु यहाँ पे ले लिए एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ दूरी चला है ना जी, इसका कुछ ना कुछ मान होगा। अब कितना मान हमको मालूम नहीं है, लेकिन मान जरूर होगा। लेकिन इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा हम क्या बता रहे हैं। क्योंकि एक्स अक्ष पे जो बिंदु स्थित है वो मूल बिंदु से कुछ ना कुछ आगे है, ये तो संभव नहीं है कि वो जीरो होगा, उसका मान कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आगे है। समझ पा रहे हैं? तो आगे तो यहाँ पे है, ठीक है, मान लिए कि जीरो नहीं होगा, एक्स का मान जीरो नहीं होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा है। क्या पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक। तो एक्स का मान कभी भी जीरो तो नहीं होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा? जीरो। वाई का मान क्या होगा? जीरो, क्योंकि वाई के लिए कुछ बोला ही नहीं है, बोला है कि एक्स अक्ष पर बिंदु है किया है। तो जब एक्स अक्ष पे है तो अब बताइए यहाँ पे है खाली कोई निर्देशांक बना है तो क्या बना होगा? आप बताइए तो, यहाँ पे कोई निर्देशांक बना होगा, दूगो ऐसा दूगो मान बना होगा, तो आप बताइए क्या बना होगा? यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी चला होगा, तो एक्स का तो मान कन्फर्म होगा। मान लीजिए एक्स का मान 7 है, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वाई पे हम चले कहाँ हैं? अगर वाई पे चलते हैं तो कुछ बिंदु यहाँ पे नहीं रहता, कोई यहाँ पर रहता, या तो फिर यहाँ पे रहता, या तो फिर यहाँ पे रहता, या तो फिर यहाँ पे रहता। तो वाई पे हमने चला कहाँ है? बात समझ रहे? देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स पे बिंदु यहाँ पे है, एक्स अक्ष पे बिंदु है, वाई कहता, अच्छा हम कहेंगे इसको दर्शाओ, इस पे इसको दर्शाओ, तो दर्शाने आएगा आप लोग को? कहिएगा एक्स पर 7, चल मान लीजिए 7 यहाँ पे है, वाई पे कितना है? 6 है, तो 6 कितना ऊपर आएगा ना, तो यहाँ पे बिंदु बनेगा। इसका बिंदु कहाँ बनेगा? मान लीजिए यहाँ पे बनेगा, इसके सामने यहाँ बनेगा, बनेगा ना। तब तो कहाँ ये एक्स अक्ष पे क्या है? ये एक्स अक्ष पर है, अरे ये बिंदु एक्स अक्ष पे है? नहीं है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, नहीं ना है। लेकिन ये बिंदु किस पे है? एक्स अक्ष पे है, यानी एक्स अक्ष पे यहाँ से कुछ ना कुछ दूर तय किया है तभी गया यहाँ पे। लेकिन वाई अक्ष पे कुछ नहीं है। वाई अक्ष रहता अगर कुछ ना कुछ मान, तो गारंटी है कि ऊपर जाता या फिर नीचे आता, आता ना। लेकिन वाई का मान नहीं है, तो जब भी पूछे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, क्या कहिएगा? एक्स कोमा जीरो। क्या कहिएगा? एक्स कोमा जीरो। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स कोमा जीरो। बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कर सकता है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 7 का निर्देशांक क्या होगा? 7,0। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु 7 का, मान लो यहाँ से तक दूरी 7 है, इसका निर्देशांक क्या है? 7,0। 15 पे है 15,0, 18 पे 18,0। समझ गए हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? चलिए इसका जस्ट उल्टा ही है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का बताइए निर्देशांक, वाई कॉमा 0,y। देखिए क्या लिखा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो ये वाई अक्ष है ना, इस पर स्थित किसी बिंदु, मान लीजिए बिंदु ले लिए, कह रहा इसका निर्देशांक बताइए। तो ये बताइए मूल बिंदु से कुछ ना कुछ आगे है, आगे है ना। बताइए एक्स अक्ष के लिए कहीं बढ़ा है आगे पीछे? कहीं नहीं बढ़ा है। इसका मतलब खाली वाई पे बिंदु बना है, वाई एक बताना है यहाँ पे, तो वाई का तो कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, प्लस में चाहे माइनस में होके, लेकिन एक्स का मान कुछ भी नहीं यहाँ पे है क्या? इसलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा? जीरो। एक्स का मान क्या होगा? जीरो। आप जानते हैं पहले क्या लिखा था? एक्स का मान लिखा था, तब मैं लिखा था वाई का मान। आप उसमें मैं एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x,0, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0,y। यहाँ तक क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े बाबू रे, सुनिए ध्यान से आप लोग। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है?
हंसिए मत, देखिए क्या लिखे हैं, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाती है। कहाँ से बात कर रहा तू लोग का बाबू? एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाती है, समझ गए? क्या लिखे हैं, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाती है। ये क्या है, एक्स अक्ष, इससे किसी बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है, और कहाँ से कह रहा है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाता है। आप बताइए, एक्स अक्ष से ना, ये बिंदु यहाँ पे है ना, ठीक लिखे ना बाबू, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी होता है बाबू, सॉरी, ठीक है, देखिए एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष है ना, वहाँ कहिए ये क्या है, एक्स अक्ष है, इस पे देखिए इससे दूर कोई बिंदु है ना, दूर कोई बिंदु, यहाँ से क्या निकालना है हमको, दूरी, क्या निकालना है, दूरी, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, मान लीजिए बिंदु है, ये बिंदु है, हमको एक्स अक्ष से दूरी पता करना है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। अब बताइए ये एक्स अक्ष है ना बाबू, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिएगा, लाइन खींचे ना, तो ये बताइए किसके समानांतर ये देखा जा रहा है, वाई अक्ष के। देखिए तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी वाई निर्देशांक कहलाती है, क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक। फिर से बता रहे हैं, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक, क्योंकि जो आप लाइन खींचिएगा, जो रेखा खींचिएगा, चाहे दूरी जब निकालिएगा इसे से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, चाहे दूरी जानिए किससे कहते हैं, किससे कहते हैं बाबू, तो वाई निर्देशांक को। अगर यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ दे, वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, वाई अक्ष ही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको दूरी निकालो, ये किसके समांतर हो गया, एक्स अक्ष के। तो देखिए एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक, और वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक, एक दूसरे को उल्टा हो जाता है, जिससे क्या कहें, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ तक आपको जानकारी करना है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो, वाई के लिए जीरो कॉमा वाई, समझ गए? ये बात हमारे समझ रहे क्या बता रहे हैं सब? याद हो गया? प्लस माइनस, ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसमें कोई दिक्कत क्या है? इसमें कोई देखिए आपको कॉन्सेप्ट कहाँ के लिए करना है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान दीजिए खाली इस पर, ये सब कुछ दम ही नहीं है इसमें, ये चार में दम है ज़्यादा। क्वेश्चन आगे बनाने के लिए, आपको सोल्यूशन करने के लिए ये चार पॉइंट आपको जरूरी देखना है, समझ गए? तो इसको हम फिगर के मिटा के फिर समझाते हैं आप लोग को, दूसरा फिगर बना के ना, इसमें कंसेप्ट हो गया क्लियर, बात है समझ में? इसको उतारिए आप लोग पहले, क्या बोलिए? तो अब आप लोग को याद हुआ, कुछ फार्मूला बता दिए आप लोग को, निर्देशांक ज्यामिति का आप लोग कुछ याद है, पूछें बताइए तो, कि तृतीय पद का, जो तृतीय पद होता है, तृतीय पद, उसमें चिन्ह क्या होता है, माइनस माइनस ना, बताइए पहला पद में क्या होता है, पहला पद, दूसरा में बताइए, 6,9 में कोटि कौन है,
6,9 में कोटि कौन है? 9। ये क्या है? भुज। इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। एग्जाम में ऐसा बिंदु दे करके आपसे पूछेगा कि बिंदु 6,9 में भुज कौन है, तो पहिलका को भुज बोलते हैं, दूसरा को कोटि बोलते हैं। तब बोलेगा भुज तो मारिएगा 6, बोलेगा कोटि मारिएगा 9। समझ गए? ये पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे बाबू, एक कार्तीय तल बनाए थे जिसमें y अक्ष खींचे थे, एक में x अक्ष खींचे थे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसे क्या कहेंगे? x डैश x, y डैश। इसे कहते हैं x अक्ष y अक्ष। x इस पे है तो इसे क्या कहेंगे? x अक्ष, और इसको y अक्ष। इसको और कुछ कहते हैं, क्षैतिज रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर माने खड़ा, कोई खड़ा बा तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। इसको क्या कहते हैं बताइए? मूल बिंदु। इसका मान कितना होता है? इसका निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है। समझ गए? जब भी निर्देशांक होगा, चाहे कोई बिंदु देगा, तो सबसे पहले x का मान होता है, उसके बाद y का मान होता है। इसमें x का मान 0, y का मान भी 0 है। समझ गए? पहले x होता है, उसके बाद क्या होता है? y होता है। ABCD के क्रम के अनुसार भी आप लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़े। फिर देखिए, बताए थे आप लोग को कि x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उसका निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x, 0। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, 0, क्योंकि मूल बिंदु से कुछ ना कुछ दूरी चल गया है x अक्ष में, इसलिए इसका कुछ ना कुछ बड़ा मान होगा 0 से। तो इसका मान कर देंगे खाली x, है ना। y के लिए तो कहीं चला नहीं है, तो क्या कहेंगे? 0। उसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 0, y। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0, y, क्योंकि y का कुछ ना कुछ मान चल गया है यहाँ से तक। समझ गए? तो y का तो y रह जाएगा, लेकिन x पर कुछ चला नहीं है, इसलिए x का मान क्या होगा? 0, और y का मान y रह जाएगा। y का तो मान 0 लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ गया है। चलिए, ये बताए थे आप लोग को। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एक बताए थे कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? y निर्देशांक। x अक्ष से, ये x अक्ष है, इसको मिटा देते हैं। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? मान लीजिए x अक्ष है, किसी बिंदु की दूरी यहां से ले लीजिए। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी हो गया यहां से यहां तक है, तो ये बताइए किसके समानांतर है? y के, तो y निर्देशांक। x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक कहलाती है। चाहे y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक के समानांतर है, x निर्देशांक कहते हैं। यही तो आप लोगों को सिखाए थे। समझ गए? अब बाकी चिन्ह बताए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ सूत्र। पहला, मूल बिंदु से मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है? मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी देख सकते हैं। इसका होता है x² + y²। मूल बिंदु से किसी बिंदु की बीच की दूरी, जैसे इसको मिटाते हैं तो समझ ही रहे हैं कितना है। ये क्या है आपका? मूल बिंदु। कहीं बिंदु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मूल बिंदु से ये बिंदु है, तो मूल बिंदु और इस बिंदु, अन्य बिंदु जो है, ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है।
क्या निकालना है, दूरी। लिखिए ना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की, माने किसी भी, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे है मान लीजिए, तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाइएगा, √x² + y², है ना। जैसे मान के चलिए, छोड़िए ना जी, इसका मान लीजिए पॉइंट है कितना, 7,8, ठीक है। यहाँ पे इसका तो मालूम है कितना है, 0,0 है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लिखिएगा, x² + y²। x का मान क्या लिखिएगा, y का मान 8, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आ गया। हो तो गया, इसमें क्या करना है, x का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आ गया। हरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। दूसरा, दो बिंदु के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए फॉर्मूला को समझिए ध्यान से। पहले आप यहाँ पे x1 - x2 भी लिख सकते हैं, अच्छा है x2 - x1 भी कह सकते हैं। जब यहाँ कहें कि x2 - x1, तो यहाँ पे भी क्या कहना पड़ेगा, y2 - y1, मतलब एक जैसा रहना चाहिए। तो हम लिखे x1 शुरू किए, x2, फिर y1 y2। आप हम आपका मन है कि हम x2 करेंगे, तो x2 - x1, तो यहाँ पर भी करिए y2 - y1, है ना। ये कहीं माइनस में रहता है, ये कहीं रहता है माइनस में रहता है, बीच वाला प्लस में रहता है। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, दो बिंदु के बीच की दूरी की। जैसे ये एक बिंदु है, ठीक है, और ये एक बिंदु है, दो बिंदु हो गया, दोनों क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाइएगा, ई वाला। जैसे मान लीजिए इसी बिंदु का मान दे दिया है 2,8, इसका दिया 7,8, दो को बिंदु है ना, दो को निर्देशांक है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला इसका प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। सुनिए कैसे, ये दो को बिंदु दिया है, तो पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, मान लीजिए ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। ए बिंदु कितना है, 7,8, बी बिंदु कितना है, 2,8, है ना। तो इसको बताइए एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको भी तो एक्स कहेंगे, इसको भी तो वाई कहेंगे। इसका नाम थोड़ा बदल दीजिए, क्योंकि दो दो एक्स हो गया ना जी। तो इसको क्या कहें, x1, और एक्स को x2, अरे दोनों x है, शुरू वाला x कहलाता है। तो शुरू वाला जब x कहलाता है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इसका कहते हैं x1, इसको कहते हैं x2। ये भी y है, ये भी y है, तो इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं y2। अब देखिए सम्मान है ना आपके पास से, इस पर रख देना है, इसका जिसका मान है, बीच की दूरी निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आप अब निकालते हैं बाबू, देख लीजिए, ए का वो ना, वो क्या कर रही हैं, समझा रहे बाबू, यहाँ पे थ्योरी आप देख रही हैं, याद कर रहे हैं यहाँ पे आके, घर पे क्या करती हैं, गजब हाल है आप लोग का। सिखा रहे थे कहिएगा ना कि मैथ नहीं के बुझा, अब बताओ तो निकाले से थ्योरी नियम, अब बाद में कोई ना कोई हमारे पिकनिक के बाद मारा खींच के दूध बड़ा मुहैया में। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये रेखा है, इस बिंदु का मान दिया है x1 y1, दो को बिंदु दिया है, पूछ रहा है कि सी बिंदु का मान बताए, सी का निर्देशांक बताना आपको, क्या बताना है, सी का निर्देशांक बताना है कितना होगा, मैंने एक्स वाई का मान बताना है आपको। फिर समझिए क्या लिखे हम, ये एक रेखा है, और रेखा में हमको क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। लिखे ना, का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालना है आपको, यही इस फॉर्मूला लिख रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं। तो ये हो गया, दो को बिंदु हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया, ये किसका नाम है बी,
आपको क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी कि सी का निर्देशांक निकालना है, या आप एक्स वाली भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको सी का निकालना है निर्देशांक, मध्य बिंदु है ना जी, ये पूरा ए बी रेखा के मध्य बिंदु क्या है, सी है। हमको मध्य लिखे चाहे मत लिखे, कहेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले, तो आपको क्या दिमाग में चलेगा कि एक रेखा के बीच के बिंदु कह रहा है निकालने के लिए, है ना। तो जब बीच के बिंदु कहेगा निकालने के लिए, तो मध्य बिंदु कहेगा निकालने के लिए, तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, यही होता है। समझ गए। इसको जब हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा पता है, x मिलेगा। इसको हल कीजिएगा तो y मिलेगा। इसका भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसका भी एक मान हो जाएगा ना, x y का मान। जब इसको हल कीजिएगा तो एक इधर मिलेगा, जो कमा की साइड है क्या मिलेगा, x मिलेगा, उधर y मिलेगा। तो इसका सी का हो गया, मान भर दीजिएगा। जिस इस तरह के दोनों का मान है ना, उस तरह से निकल जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या है जी, तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, x1 प्लस x2 बटा में 2 से भाग दे दीजिए, फिर y1 प्लस y2 जो 2 से भाग दे दीजिए, क्या निकल जाए आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे इसका मान लीजिए मान दिया है 6,7, इसका दिया है 8,9, क्या निकालना है हमको, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो सिंपल तरीका है 6 प्लस 8 बटा में 2, 7 प्लस 9 अब बटा में 2, 8 6 14 कितना आएगा 7 है, 9 7 16 और 2 8 16, नहीं होगा। इका निकल गया, इसका आ गया कितना 7,8। इका किस में आया है, x1 प्लस x2, क्योंकि x1 ही है, x2 है, y1 y2 है, x1 प्लस x2, 6 प्लस 8 फिर 7 प्लस 9, 2 से भाग, कितना आ गया 7,8। कोई दिक्कत, मिटा दें इसको। नियम को, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए आप लोग। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है आपको। मध्य बिंदु का, अच्छा सुनिए एक बात ध्यान दीजिए, जब कोई मध्य बिंदु काटता है, यानी विभाजन ये भी कर रहा है, विभाजन कर रहा है, AC में और BC में विभाजन कर दे रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए जब ये मध्य बिंदु है तो आपको क्या लगता है, ये दोनों में क्या आपको समझ में आता है, दोनों क्या होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलिए 2 होगा, तो इसका भी यहाँ से तो कितना होगा 2 होगा, माने इसका जो वैल्यू है ना 1 होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। समझ गए कि दोनों का होता है बराबर, 1 है, मान के चलिए कहीं अगर आप 1 इसको दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं इसको भी तो दीजिएगा 1 को ना, यानी फिर लास्ट में भी 1 कट ही जाएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू नहीं होता है। समझ गए, इसका वैल्यू नहीं, क्योंकि बराबर है यार, बराबर है तो मान के चलिए अगर हाई दोनों के बीच की दूरी अगर निकालिएगा तो 1 ही लीजिएगा, हाई दोनों बीच की दूरी तो 1 ही लीजिएगा, फिर लास्ट में दोनों 1 कट ही जाएगा, तो फिर बचेगा का, यानी किसी को 2 रुपये दे के 2 रुपये ले तो क्या बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच की बिंदु है। चलिए, यानी सी भी क्या करता है, विभाजन का काम करता है। समझ गए। बट ये जो रेशियो बनता है यहाँ तक के, ये बराबर होता है, इसलिए रेशियो के बराबर को लिखा ही नहीं जाता। समझ गए। अब देखिए फर्क पड़ता है कब, जब सी बिंदु जो मध्य बिंदु है, बल्कि यहाँ ना काट के अगर यहाँ काट तो फर्क पड़ता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब मध्य बिंदु नहीं रह गया, वो मध्य बिंदु रह गया, मध्य बिंदु नहीं, अगर सी अगर मध्य में है तब तो कह सकते हैं सी यहाँ कर रहा है, काट रहा है। समझ गए, यानी विभाजन क्या कर रहा है, यहाँ पे विभाजन कर रहा है, तो इसका तो मान कुछ अलग होगा, इसका तो मान कुछ अलग होगा, तो इसका तो मान लिखना पड़ेगा हमको, उसके बाद ही नहीं बनेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं बाबू, विभाजन सूत्र। जैसे मान लीजिए कोई ए लाइन है, ठीक है, ये ए बिंदु है जिसका मान कितना है x1, y1, इसका 2 बिंदु दिया है, ए और बी मान चलिए 2 बिंदु दिया है, एक सी यहाँ पे विभाजन कर दे रहा है, इसको, इस जो लाइन है ए बी जो रेखा है, इसको यहाँ पे बांट दे रहा है। समझ गए, तो इसका मान अलग होगा ना कुछ, तो इसको कहिएगा आप एम, क्या कहिएगा एम, ये भी कुछ ना कुछ मान होगा ना, तो कहिएगा एन। थोड़ा सा इसको फ्रेश लिखिए बाबू, यहाँ लिख देते हैं, ये एम और एन अनुपात में बट गया, एम और एन अनुपात में बढ़ गया। आपको जब भी विभाजन बनाने के देगा इस फार्मूला पे ना, तो आपका वो एम और एन का अनुपात देगा, 7:8, तो 7 हो गया एम का, 8 हो गया एन का, इस तरह से उसका मान देगा आपको।
तो अगर विभाजन यहाँ पे कहीं कर दे तो उसके लिए क्या लिखिएगा, m और n इस दोनों का मान देगा। अब बना इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु अगर काटेगा तो सिंपल फार्मूला है, वो तो मन में जोड़ दिए, हमने कैंसर निकाल दिए। ऑब्जेक्टिव यहाँ से श्योरली पूछता है, 2-4 गो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव इस पर पूछता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक हुआ, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, घबराना नहीं है। आप देख लीजिए पेपर उठा के ऑब्जेक्टिव पूछता है बहुत। सुनिए, इसके लिए ये पॉइंट हो गया ना, इसके लिए बताए थे। अब देखिए विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये 2 बिंदु दिया है, 80 कहीं अन्य जगह विभाजन करते रहा है, यहाँ पे कर दिया चाहे यहाँ पे कर दिया, मतलब बीच में नहीं किया, कहीं अगल बगल काट दिया। तो एक साइड इसको क्या कहिएगा, m, उसका कहिएगा n कहिएगा, है ना। तो इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है बाबू, इसको क्या कहिएगा m, इसको n, थोड़ा सा नीचे लिख दे का, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है का ना ना, और वही तो दिया है ना, ऊपर नहीं चाहे नीचे लिखे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं विभाजन सूत्र है, इसका फार्मूला लिख ले रहे हैं, ठीक ना। देखिए विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होगा, विभाजन सूत्र 2 तरह से फार्मूला होता है इसका, विभाजन सूत्र का 2 गो फार्मूला होता है। देखिए क्या क्या होता है, इसको फार्मूला बनाते हैं। पहले इसमें गुना कीजिए, m से इसमें गुना करो, m से x में कीजिए, कितना होगा mx2, फिर n से x1 में कीजिए प्लस nx1, बाटा में क्या करना है, m और प्लस n को जोड़ देना है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, c का निर्देशांक, क्या निकाल रहे हैं, c का, जो कि मध्य बिंदु नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है। तो mx2 आई का हो गया प्लस nx1। अब देखिए my2 प्लस ny1 कॉमा my2 प्लस ny1, बट्टा में जब आप इसको निकालिएगा तो ये जो बनेगा x आएगा, ये जो बनेगा y आएगा, तो इसका मान आ जाएगा c का, नहीं आ जाएगा बिंदु, जिस तरह से इसका दोनों का है मान, उस तरह से c का भी आ जाएगा ना। तो ये फार्मूला रखिएगा, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कॉमा, यहाँ पे कॉमा है, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, दोनों को जोड़ देना है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं। तो ये है क्या, कौन सूत्र है, विभाजन सूत्र है। कौन है, विभाजन सूत्र है। तो जो c जो विभाजित कर रहा है, जो c विभाजित कर रहा है, ये विभाजित कहाँ कर रहा है, तो कहिएगा इस रेखा के अंदर घुस के कर रहा है ना, अंतः विभाजन कर रहा है। कहाँ कर रहा है, अंतः विभाजन। तो इसको कह सकते हैं अंतः विभाजन। ये कौन सूत्र है, अंतः विभाजन का सूत्र है। इसको क्या कह सकते हैं, अगर फरिया के पूरा बोलिएगा तो अंतः विभाजन सूत्र। ये क्या है, कोई दिक्कत है, ये क्या हो गया आपका अंतः विभाजन सूत्र। एग्जाम में आपसे पूछे कि आप निकालिए विभाजन सूत्र के फॉर्मूला से, खाली क्या लिखे, विभाजन सूत्र के फॉर्मूला से, तो आपको यही फॉर्मूला लिख के बनाना है, ठीक है। अंतः लिखे या ना लिखे, खाली लिखे विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए बनाए, तो कौन फॉर्मूला लिखिएगा, यही सूत्र लिखिएगा, ठीक है ना। अब आएगा एक होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है, बाह्य विभाजन। दूसरा के लिए हम देखते हैं, अगला पॉइंट इसी का पॉइंट है अगला, यहीं पे रेखा बनाते हैं, ठीक है। इस एक और रेखा हो गया इसके लिए, है ना, एक और रेखा बनाते हैं, कुछ समझाने के लिए रेखा बना देते हैं, हैं। चलिए पहले रेखा समझिए तब बुझाएगा आपको। इसका कुछ ना कुछ मान है x1 और y1, और इसका कितना है, इसका x2 y2। कोई दिक्कत है, और छोटा करते हैं, उधर लिखना है कुछ। यहाँ पे कोई बिंदु C जो है ना विभाजित कर दे रहा है। देखिए एक A बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, B बिंदु है, और देखिए कल्पना कीजिए कि A और B का कोई बढ़ती है रेखा कोई, तो यहाँ पे C काट देगी। क्या कर देगी, काट देगी, यानी बाहर काटेगी। है जो A और B बिंदु है, इसके बाहर में कोई रेखा बढ़ गई है, ठीक है। तो बाहर में A और B के बाद जो काटेगा उसको क्या कहेंगे, बाह्य।
क्या कहेंगे, बाह्य। ई है अंत विभाजन कर रहा है, ए और बी के बीच में काट रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन ई ए और बी के बीच में सी नहीं काट रहा है, इससे बाहर कहीं काट रहा है। तो जब बाह्य काटेगा तो याद रखिए कि जहाँ ये विभाजन कर दे रहा है, जहाँ ये बांट दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, एम कहते हैं। जहाँ ये बांट दे रहा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, एम कहते हैं। तब मेरा कहाँ बांट रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ना बांट रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहिएगा, एम। क्या कहिएगा, इसमें कोई दिक्कत। अब देखिए एम हो गया, अब ये रह गया कितना, इसका एन लिखे हैं, तो इसका एन पता है कौन होगा, बी सी। बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। समझ रहे हमारे बात, क्या बता रहे हैं आप लोग को। अब कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये बाहर में है, कहाँ है, बाहर में सी विभाजन कर रहा है। तो जब बाहर में करेगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, बस अत्य चेंज क्या होगा, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, जहाँ प्लस वहाँ पे क्या कर देना है, माइनस। समझ गए। चलिए, बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, एम एक्स टू माइनस, इसको भी लिखना है, ये क्या है, बाह्य विभाजन सूत्र है। कोई दिक्कत है जी, बाह्य विभाजन सूत्र आप लोग समझ में आ गया, हम क्या लिखे हैं? इसमें कोई दिक्कत है। जब भी आपसे पूछे कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए हल करें, तो फॉर्मूला कौन लिखिएगा, एक नंबर। कहे अंत विभाजन सूत्र का प्रयोग करते बनाइए, तो साफ हो गया एक नंबर। जब से बाह्य ना लिखे, जब से क्लियर बाह्य ना लिखे, तब तक से सूत्र के इसका प्रयोग कीजिए, है ना। जब लिख दे, स्पष्ट लिख देगा बाह्य विभाजन सूत्र करता है, तो बाह्य का फॉर्मूला लिखे, चाहे बाह्य फॉर्मूला से बनाए, तो सीधा बात बाह्य फॉर्मूला कीजिएगा आप लोग। बाह्य नहीं लिखेगा, चाहे कोई सूँ लिखे, सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, है ना। जितना हम लोग मैथ पढ़ेंगे इसी फार्मूला पढ़ेंगे, बुक में जितना पढ़ेंगे इसी सूत्र से पढ़ेंगे, इसका फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में जब पूछे तब आपको बनाना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुई। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है ना, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। विभाजन सूत्र के लिए बता दिए फॉर्मूला, एक नंबर, दो नंबर, दोनों के लिए बता दिए। कंसेप्ट भी, इधर एम होता है इधर एन होता है, इसका कुछ ना कुछ मान देता है, क्योंकि मान चलिए इसको हल कीजिएगा जब, तो आपको एम चाहिए ना भरने के लिए, सबका मान चाहिए, तब तो आप निकालिएगा, इसका मान x, इसका मान y का 2, तब तो एम एन का मान देता है आपका क्वेश्चन में। नहीं देता तो उसको निकालने का तरीका है। चलिए अब देखेंगे बाबू हम लोग त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। क्या देखेंगे, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। सबसे पहले इसको मिटा लें हम लोग, इसको क्या कहते हैं मालूम है ना, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक होता है कितना, 0 0 0। इसको उतार लीजिए, तो उसके बाद आपको हम और लिख देते हैं आगे। देखिए बाबू, त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, त्रिभुज है ना, कोई दिक्कत है जी, त्रिभुज है, देखिए ना बाबू, शीर्ष से यदि कोई रेखा, यदि कोई भुजा शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देते, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका। इसे क्या कहेंगे हम लोग, माध्यिका। ये क्या है, किसी का काम कर रहा है, माध्यिका। क्यों कर रहा है, क्योंकि नीचे वाले सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट दे रहा है। फिर ये शीर्ष अगर इस पर खींचते हैं, कोई रेखा खींचते हैं, तो इस शीर्ष जो है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, माध्यिका। ये क्या है, माध्यिका है। ये शीर्ष से खींचते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, कह रहा त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक, तो त्रिभुज के जो मेन केंद्रक है कौन है, यही है, इसी केंद्रक का बोल रहे हैं निर्देशांक।
तो अगर 3 गो बिंदु देगा आपको, कै गो देगा? 3 बिंदु देगा। इसको कह देंगे x1 y1 और इसको x2 y2 x3 y3। तो इसका केंद्रक का फॉर्मूला क्या होगा? ये क्या है आपका केंद्रक? क्या है? केंद्रक है। तो कह रहे हैं केंद्रक का निर्देशांक निकालिए, कैसे निकालना है? तो 3 गो बिंदु देगा आपको, 3 गो मान देगा आपको, और क्या निकालना है? केंद्रक का निर्देशांक। तो इसके लिए जो सूत्र होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यही क्या है आपका केंद्रक का निर्देशांक। कुछ करना है अब? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, क्योंकि 3 गो त्रिभुज है, 3 गो है बिंदु। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, ये दोनों बनाइएगा तो x का मान एगो y का मान निकल जाएगा। यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछता है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े? यहाँ तक हो गया ना? अब बढ़ते हैं बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहाँ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नहीं, सूत्र है। कै नंबर बाबू है? 4 नंबर के 5 नंबर, कुछ भी हो। देखिए हमको क्या लिखना है? त्रिभुज का समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आप लोग पढ़े होंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, चाहे पढ़े होंगे थी हिरोन सूत्र पढ़े होंगे √s × s - a वाला, इस तरह से पढ़े होंगे। मान के चलिए भुजा देता है तब ना बनाते हैं आप लोग। अगर भुजा देगा तो आपको मालूम है कि फार्मूला वो सब 1/2 वाला, चाहे या फिर हिरोन का सूत्र वाला, क्या समझे? लेकिन हमको देगा 3 गो बिंदु ऐसा ऐसा, है ना, कि बिंदु त्रिभुज के तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दे देगा 3 गो देगा ना आपको। क्या पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, है ना? क्या देगा? 3 गो देगा बिंदु, तीनों शीर्ष का मान दे देगा। क्या पूछेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है हम बताते हैं, एक सेकेंड पहले समझिएगा। देखिए इसको क्या कहते हैं आपको मालूम है? मान लीजिए इसमें 6 है, देखिए इसको क्या पढ़िएगा? हैं मोड 6 क्या पड़ेगा? इसको मोड बोला जाता है, कोई कोई मोड बोलता है। मोड क्या है? 6 है। आप कहेंगे बताओ मोड हटाना है तो क्या लिखिएगा? 6। कितना गया? 6, क्योंकि ब्रैकेट का ही काम करता है, बट सीधा है तो क्या कहेंगे? इसको मोड कहेंगे। अच्छा मोड में है -6, तो इसका आंसर क्या होगा? 6, क्योंकि जब भी मोड होता है तो मोड माइनस को हटा देता है। मोड जब भी हटता है तो क्या करता है? माइनस को खत्म कर देता है ना? क्योंकि मोड जब भी रहेगा तो आपका माइनस में नहीं रहता है, हमेशा इसका मान क्या होगा? प्लस में होगा। कभी भी माइनस में आ जाएगा आपका मोड के मान, मोड में, तो उसको जब मोड हटाइए तो क्या लिखिएगा? प्लस में लिख दीजिएगा उसको। क्या बता रहे, समझ में आ रहा है? आएगा -15, तो मोड हटा दिए क्या हो जाएगा? 15 खाली। इसको क्या बोलते हैं? मोड। आई बात समझ में? कभी भी माइनस नहीं होगा मोड, मोड हटेगा तो क्या लिखिएगा? प्लस लिखिएगा ना। चलिए देखिए फार्मूला क्या है। इसको हम ऐसे ही कर देते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। कोई दिक्कत? ये किसका सूत्र है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ये फार्मूला आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब 3 गो बिंदु का देगा निर्देशांक, आप पूछेगा क्षेत्रफल निकालें, तो इस फार्मूला का यूज करके आप निकाल दीजिएगा। याद हो जाएगा? ये नहीं याद होगा? याद कीजिए, अभी याद कीजिए। 1/2 बोलिए, 1/2। अच्छा बताइए सबसे पहले x1 आएगा कि x2 के x3? x1, चलिए x1, फिर क्या आएगा? x2, फिर क्या आएगा? x3। तो सबसे पहले x1 आएगा। x1 1 बोले हैं ना, x1 बोले हैं कि ना बोले हैं? 1 बोले हैं x1, तो y में जब जाएगा तो 1 का मतलब क्या बोलिएगा? 2 बोलिएगा। y2, और y2 के बाद क्या आता है? y3। देखिए x1 और फिर क्या बोलेगा? y2, क्योंकि 1 है तो y में क्या बोलेगा? हमेशा ब्रैकेट में क्या रहेगा? y रहेगा ना। तो x1, तो 1 के बाद क्या आता है? 2, तो इसलिए y2,
-2 के बाद 3y3, यहाँ पे क्या लिखे हैं x1, इसलिए प्लस में क्या लिखिएगा x2, x2 के बाद क्या आता है 3, तो y3, और 3 के बाद तो कुछ है ही नहीं है, 1 फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा, तो y3 माइनस y1 होगा ना, 2 है ना, तो 3 ना हुई, और 3 के बाद 4 हुई, 4 काहे ला हुई, 1 होगा। अब आइए x2 हो गया प्लस x3, x3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, y1, y1 के बाद 2 माइनस y2, नहीं हो गया x1 x2 x3, तो आप बोल सकते हैं आप लोग पहले बोले कुछ x1, तो दिमाग हट के ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस y3 ना, प्लस x2 ब्रैकेट में y1 प्लस x3 y2, यही तो है फॉर्मूला, ये याद हो गया तो बस क्रमिक याद कर लिया याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अच्छा मान लीजिए बाबू, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, ये 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु है, ये तीनों बिंदु को मिलाने से क्या बनता है त्रिभुज, कहीं भी दीजिए इसे, ये क्या बनेगा मिलाइए तो, ये क्या बनेगा त्रिभुज। अच्छा 3 गो बिंदु से त्रिभुज है, अच्छा बताइए इसको मिलाइए तो बनेगा त्रिभुज। तो जब त्रिभुज नहीं बनता है यानी एक ही रेखा पर तीनों बिंदु आ जाते हैं उसे बोलते हैं संरेख, क्या बोलते हैं संरेख। जब एक ही बिंदु पर तीनों आ जाता है क्या बोलिएगा इसको संरेख, समझ गए, यानी इससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो अब देखिए सुनिए ध्यान से, छठा फॉर्मूला, जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 0, क्या होगा, जब बिंदुएं क्या हो संरेख हो, जब बिंदुएं क्या हो संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा 0, यानी सूत्र क्या होगा, अगर इसका देखिएगा फार्मूला बनाइएगा तो 1/, कोई दिक्कत है 1/2 x1 प्लस होगा नहीं ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस, अब बराबर में 0। जब भी संरेख प्रश्न में कहेगा तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल आप बराबर में क्या कर दीजिएगा 0, इस तरह से आपको निकालना है। जब भी संरेख दे तो बराबर में क्या कीजिएगा 0, तो लिखा है ना कि जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 0, बराबर में 0 होता है। इस तरह से फार्मूला लिख के बराबर में 0 करके बनाइएगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ें, इसको मिटा दें, इससे तो कोई मतलब बनता नहीं अभी हम लोग को। चलिए लास्ट रह गया है, देखिए चतुर्भुज की पहचान, कोई दिक्कत होगा आप लोग को? इसे मिटा देंगे थोड़ा जगह स्पेस बना देते हैं, क्या दिक्कत है तो उतारिएगा, उतारिएगा भी, उतारिए ना, उतारिए तो इस पर थोड़ा तेज कीजिएगा क्योंकि आगे बताना है लास्ट पॉइंट। बाबू रे देखिए लास्ट थ्योरी रह गया आप लोग का, सुनिए ना, लास्ट थ्योरी रह गया, एक लव कर था कौन सी चतुर्भुज की पहचान, चतुर्भुज की पहचान देखिए, सुनिए ना आप लोग,
क्या है? आयत। इ- थोड़ा सा ऐसे कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम लोग क्या कर रहे हैं? चतुर्भुज की पहचान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चतुर्भुज की पहचान। भौरा कहीं का देखो, मध्य क्या है? जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? वर्ग कैसा होता है? ये बड़ा हो गया क्या? बड़ा हो गया क्या बाबू? ये चार भुजा क्या हो गई? बराबर। उसके बाद क्या होता है? ये क्या है? बताइए इसमें क्या खासियत है? आमने सामने की भुजा ठीक है। इसमें क्या है? सभी भुजा। चलिए, फिगर समझ गए आप लोग? आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। समांतर के आमने सामने के असम चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा बराबर होती है। चलिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इसका भी नाम वही देते हैं। सुनिए ध्यान से, हमको चेक करना है कि ये क्या है, आयत है कि नहीं है। तो देखिए आयत की पहचान क्या है। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप लोग, चार को देगा बिंदु, आपको चार को हमेशा देगा बिंदु, क्योंकि चतुर्भुज में चार को होता है, तो चार को क्या देगा? बिंदु देगा। तो चारों बिंदु को आपको चेक करना है निकाल के बीच की दूरी, जिससे ए और बी के बीच की दूरी पहले निकाल लीजिए। बीच की दूरी के फार्मूला बताए हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बताया ना। तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। और सामने की भुजा सी और डी, ए बी का बीच की दूरी निकालिएगा, बी सी का निकालिएगा, सी डी का निकालिएगा, ए डी का, चारों का निकालिएगा, बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी निकालने के बाद चेक कीजिएगा क्या उसमें ए बी जो है बराबर आ रहा है सी डी के, है ना। ये पहचान किसकी है? आयत की हो सकता है। और बताइए और क्या देखना है आपको? ए डी बराबर बी सी आर रखना, मतलब इसका जो मान आया है बीच की दूरी, ई बीच की दूरी के बराबर है। जिस मान इसका 50 आया है, तो क्या इसका भी 50 आया है? तो क्या मतलब दो गो भुजा अगर बराबर हो गई, दो गो भुजा बराबर हो गई, और दो गो भुजा बराबर हो गई। जैसे मान लीजिए कौन कौन हो गया, एगो ए बी बराबर सी डी, एगो ए डी बराबर बी सी। तो ये क्या है? आयत है ना, आयत है। अच्छा इसमें आइए, इसमें भी आ गया ए बी बराबर सी डी, एगो बी सी बराबर ए डी। चतुर्भुज दिया है, चार को बिंदु दिया है, चार को क्या दिया है? बिंदु दिया है। ठीक है, हमको चेक करना है कि कौन चतुर्भुज है। तो दो को भुजा बराबर आ गया, जैसे मान लीजिए 40-40 आ गया और एक 50-50 आ गया, तो क्या कहिएगा? आयत कहिएगा कि समांतर चतुर्भुज कहिएगा? क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। तो विकर्ण से हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर विकर्ण बराबर हो गया, जैसे ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी डी की बीच की दूरी निकालेंगे। अगर विकर्ण हो गया बराबर, यानी ए सी बराबर हो गया बी डी, तो क्या हो गया? आयत है। इसका भी विकर्ण निकालेंगे, समांतर का बीच की दूरी ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और
डी के बीच की दूरी, अगर दोनों का बीच का दूरी बराबर नहीं है, ए सी और बी डी, तो क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। अगर विकर्ण बराबर आ गया तो आयत, विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या लिखिएगा उसको कि यह दी गई बिंदु ए से समांतर चतुर्भुज बनता है, चाहे समांतर चतुर्भुज होता है। कोई दिक्कत इसमें? वर्ग में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। कोई दिक्कत है? चारों भुजाएं क्या आ गई? बराबर। अब आइए समान सम चतुर्भुज में, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजाएं क्या आ गई? बराबर। तो क्या कहिएगा? वर्ग कहिएगा, सम चतुर्भुज कहिएगा? तो फिर क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण बराबर आ गई तो क्या कहिएगा? वर्ग। ए सी, अगर दोनों विकर्ण की दूरी हाई वाला दोनों का आ गया बराबर तो क्या होगा? वर्ग। अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? टोटल फार्मूला हम आप लोग को बता दिए, बशर्ते ट्रिक जो बताएंगे ना, ट्रिक तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी समय कुछ ट्रिक बता देंगे। चाहे क्वेश्चन जब खत्म हो जाएगा, जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उस ऑब्जेक्टिव में बता देंगे ट्रिक, है ना। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का आ गया क्वेश्चन, तो उसमें अगर आपका ऑब्जेक्टिव दे दिया तो ऑब्जेक्टिव में तो आप उतना पूरा बड़ा फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला पर सेट कीजिएगा, बनाने में 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, तो उसके लिए फार्मूला कुछ है ट्रिक वाला, है ना। देखिए चतुर्भुज की पहचान करने आप लोग को आएगा ना, चलिए आप क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो ये थ्योरी का हो गया, थ्योरी हो गया आप लोग का समाप्त। अब क्या बनाएंगे? क्वेश्चंस। समझ गए? अब होगा क्वेश्चन का धुआं, क्वेश्चन का धुआं। कोई दिक्कत? चलिए इसको उतार लीजिए।